राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम धारा 34 व 35 को एक साथ ही यहाँ पर पढ़ेंगे। धारा 34 व 35 एक ऐसी धारा है आईपीसी की जो मोस्टली यहाँ पर विद्यार्थी फंस जाते हैं। इनमें विभेद करना काफ़ी विद्यार्थियों को समस्या भी आ रही है, जैसा कि हमें अपने कमेंट भी आपके मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं धारा 34 के बारे में। इससे पहले की क्लास में भी हम धारा 34 के बारे में पढ़े थे, लेकिन कुछ कमेंट हमें मिले हैं विद्यार्थियों की तरफ से कि वे धारा 34 व 35 में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इसी के क्रम में हम धारा 34 व 35 में डिफरेंस करेंगे। चलिए ठीक है। धारा 34 की अगर बात करें, धारा 34 क्या होती है? धारा 34 आपकी संबंधित होती है सामान्य आशय से। अगर हम बात करें आशय का अर्थ होता है इरादा, यानी कि एक इरादा जो आप बनाते हैं उसको आशय कहा जाता है। जैसे कि आप सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका विभिन्न इरादा हो सकता है, जैसे कि CHSS क्रैक करना, UPSI क्रैक करना, या आप चाहेंगे कि हम CGL चलिए, तो इरादे से आप समझ सकते हैं जैसे कि एग्जाम पास करने का आप इरादा बनाते हैं, ये आपका आशय होता है। लेकिन वही चार दोस्त मिलकर किसी आशय को बनाएंगे, किसी इरादे को बनाएंगे, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए योजना बनाएंगे, तो उनका सामान्य आशय हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आईपीसी में जो सद्भाव में आशय होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव वे में जो इरादा बनाया जाता है, उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर केवल उन आपराधिक इरादों की बात की जाएगी जो सामूहिक रूप से बनाए जाएंगे। तो धारा 34 को समझते हैं। धारा 34 संबंधित है सामान्य आशय से। और आशय को ही आप कह सकते हैं इरादा। और ये भी याद रखना, यहाँ पर जितने भी सामान्य आशय कंसीडर किए जाएंगे वे सभी आपराधिक होंगे। गैर आपराधिक कृत्यों को यहाँ पर सामान्य आशय की संज्ञा नहीं दी जाएगी। आईपीसी बनाई ही गई है आपराधिक कृत्यों के लिए, इसलिए यहाँ पर जितने भी सामान्य आशय होंगे वे आपराधिक होंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सामान्य आशय की अगर हम बात करें, इरादे की अगर बात करें, ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाए तो तब हर व्यक्ति इस प्रकार लिखे, तब उनमें से हर व्यक्ति उस कृत्य के लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानो वह कृत्य उसने अकेले ही कारित किया हो।
चलिए, तो क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन कह रही है कोई भी आपराधिक कार्य, सबसे पहली तो बात यही है, यहाँ पर हम आपराधिक कृत्यों के बारे में ही जिक्र करेंगे, यानी कि आईपीसी के अंतर्गत जितने भी कृत्य होंगे वे आपराधिक ही माने जाएंगे। गैर आपराधिक कृत्यों का आईपीसी में कोई जिक्र नहीं होता, न ही उन पर कोई सेक्शन लगाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि धारा 34 के द्वारा भी जो सामान्य आशय की हम बात कर रहे हैं वो आपराधिक कृत्यों की क्रम में हम बात कर रहे हैं। चलिए अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। जब कोई आपराधिक कृत्य, यानी कि आपराधिक कृत्य तो है ही, कई व्यक्तियों के द्वारा, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति, कई व्यक्तियों की श्रेणी में आईपीसी मान लेती है, या 2 से ज्यादा व्यक्ति भी आप इसको कह सकते हैं, अपने सब के सामान्य आशय के द्वारा, जिस प्रकार हमने बताया था कि 4 दोस्त मिलकर किसी भी इरादे को कारित करने के लिए अपना कोई योजना बनाते हैं, इसी प्रकार सामान्य आशय, कई व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया सामान्य आशय अग्रसर करने के लिए क्या गया कार्य है। जिस प्रकार आप इस प्रकार समझिए, जैसे कि 4 दोस्त होते हैं और वे सीरियल 2023 को क्रैक करने की योजना बना रहे हैं, यानी कि सबका सामान्य आशय समान है। इस क्रम में वे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, अपनी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो अनेक प्रकार के वे साधन अपनाते हैं अपनी सफलता के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए वे अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए जो कार्य करते हैं, जो कार्य किया जाता है, तब उनमें से हर व्यक्ति, यानी कि सबके सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए कोई भी अपराध किया जाएगा तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस प्रकार दायित्व के अधीन होगा, या इस प्रकार माना जाएगा कि वह कार्य उस अकेले ने ही किया हो, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व को यहाँ पर अध्यारोपित करती है आपकी धारा 34। चलिए अब आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो धारा 34 के अंदर निहित तत्व की अगर हम बात करें तो तत्व इसके क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो आपराधिक कृत्य होना चाहिए, आपराधिक कृत्य तो होना ही चाहिए। दूसरा जो इसमें तत्व होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा पारित, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित। तीसरा यहां पर पॉइंट आएगा, शारीरिक रूप से आसपास होने चाहिए। तीसरा, सभी के सामान्य आशय को कृत्य, ऐसा कृत्य होना चाहिए जो सभी के सामान्य आशय को बढ़ा रहा हो। तो ये 4 पॉइंट इस धारा के अधीन माने जाते हैं। सबसे पहला तो सभी में आपराधिक कृत्य तो होना ही चाहिए। आईपीसी की धारा, जितनी भी धारा है 511, इनकी सभी की विशेषता होती है कि आपराधिक कृत्य होते हैं। इसी क्रम में धारा 34 भी आपराधिक कृत्य होना चाहिए, तभी ये धारा अध्यारोपित होगी। दूसरा, 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा, जो कई व्यक्ति की श्रेणी आती है वो 2 से ज्यादा व्यक्ति उसमें कंसिडर कर लिए जाते हैं, यानी कि 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य भी कई व्यक्तियों के द्वारा माना जाता है। तो इसमें व्यक्तियों की संख्या 2 होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, शारीरिक रूप से आसपास। शारीरिक रूप से आसपास का मतलब ये नहीं है कि वे पूर्णतः आपस में सटे हुए होने चाहिए या एक दूसरे के सम्मुख होने चाहिए, नहीं। कुछ किलोमीटर या कुछ सीमाएं होती है जिसके द्वारा एक दूसरे के आसपास में माने जाती है, एक निश्चित सीमा इसकी परिभाषित होती है। चलिए वो हम आगे जानेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आप इन सीमाओं को जान जाएंगे। चौथा जो इसमें आता है पॉइंट, ये कहता है कि कृत्य ऐसा होना चाहिए, एक तो आपराधिक तो होगा ही, लेकिन आपराधिक कृत्य भी ऐसा होना चाहिए कि वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के आशय को बढ़ा रहा हो, यानी कि सभी के सामान्य आशय या सामान्य इरादे की पूर्ति के लिए किया गया कृत्य होना चाहिए, या सभी का जो इरादा है उसको अग्रसर करने के लिए या बढ़ाने के लिए या उसकी पूर्ति के लिए कृत्य वो होना चाहिए।
ये चारों पॉइंट इसके चारों धारा 34 के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। अब धारा 34 में आप समझ गए होंगे सामान्य आशय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सामान्य आशय इसी को ही कहा जाता है सामान्य इरादा। लेकिन ये होता क्या है, ये पूर्व नियोजित भी हो सकता है या तात्कालिक भी हो सकता है। तात्कालिक, ये दोनों प्रकार से बन सकता है। पूर्वकालिक क्या होता है, पूर्वकालिक होता है इस प्रकार समझिए, जैसे सद्भावना के क्रम में हमने योजना बनाई थी, हमने एग्जाम्पल आपको सामान्य आशय का दिया था एग्जाम पास करने के लिए। तो एग्जाम से पहले बनाई गई योजना आपकी सद कर्म भावना के क्रम में, यानी कि सद क्रम में, पॉजिटिव क्रम में जो माना जाएगा वो बने जाएगा आपका पूर्व नियोजित। वही आपराधिक कृत्य की अगर हम बात कर लेते हैं, चार दोस्त एक बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं, यानी कि वे चारों का सामान्य आशय यहाँ पर समान हो जाता है, बैंक में चोरी करना। लेकिन ये क्या होता है, बैंक में चोरी करने से पहले ये नियोजित किया जाता है, यानी कि इसकी योजना बनाई जाती है कि कौन बाहर खड़ा होगा, कौन अंदर जाएगा, इस प्रकार की योजना। तो ये होती है आपकी पूर्व नियोजित सामान्य आशय। वही तात्कालिक सामान्य आशय क्या हो जाएगा, अब चोरी करने के लिए वे तीन व्यक्ति अंदर गए, लेकिन चोरी करने के लिए उन्हें ऐसा लगा अपने आप को बचाने के लिए कि वहां पर मृत्यु करना अनिवार्य है, यानी कि वे किसी व्यक्ति की बैंक के अंदर मृत्यु कारित कर देते हैं, जो कि उन्होंने अपनी योजना में पूर्व शामिल नहीं की थी। तो इस प्रकार तात्कालिक भी सामान्य आशय बन सकता है। तो आप समझ गए होंगे इसको भी। चलिए अब बात कर लेते हैं धारा 35 के बारे में। धारा 35 क्या होती है, ऐसा कृत्य इस प्रकार आपराधिक ऐसा कृत्य इस प्रकार आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। अब इसको समझिए, ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसा कृत्य इस प्रकार आपराधिक होगा, इस प्रकार है नहीं, इस प्रकार लिखिए होगा। ऐसा कृत्य इस प्रकार आपराधिक होगा कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। यानी कि ये लाइन कहना चाहती है वे कृत्य जो आपराधिक ज्ञान के साथ किए जाते हैं, इस प्रकार लिख लीजिए जैसे और लगाकर, वे कृत्य वे इस प्रकार लिखिए, वे पूर्व नियोजित कृत्य जो आपराधिक ज्ञान के साथ किए जाते हैं। यानी कि ये पूर्व नियोजित कृत्य होते हैं, आपराधिक कृत्य है, इस प्रकार लिख लीजिए, ये पूर्व नियोजित आपराधिक कृत्य होते हैं जो आपराधिक ज्ञान के साथ किए जाते हैं। इस प्रकार समझिए आप इसको, आपराधिक कृत्य कैसे माने जाते हैं। जैसा कि मैंने बाइक चोरी करने का एक सामान्य इरादा बनाया, ये बाइक चोरी करना मुझको पता है चोरी एक अपराध है, तो इसी क्रम में मैं चोरी करता हूँ अपराध के ज्ञान होते हुए, तो वो सब 35 के अधीन आपके आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद इनमें डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इन दोनों धाराओं को स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए, ये सामान्य आशय ही होते हैं, लेकिन हमको पूर्व में पता रहता है कि ये आपराधिक है। वहां यहाँ धारा 34 की अगर हम बात करें, धारा 34 में भी हमें को पता रहता है कि ये जो हम आशय बना रहे हैं ये आपराधिक है, लेकिन इसमें डिफरेंस काफी छोटा सा होगा जो हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि पूर्व नियोजित होते हैं, यानी कि पहले ही इन अपराधों की परिकल्पना कर ली जाती है कि हमको अपराध करना है, यानी कि अपराध करने की इच्छा से ही अपराध किया जाता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, इसमें सामान्य आशय, इसमें
सामान्य आशय अग्रसर होना जरूरी नहीं है। यहां पर ये एक तो डिफरेंस यहां पर यही आ गया होगा आपकी समझ में। यहां पर सामान्य आशय अग्रसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे बाइक चोरी का हमने एग्जांपल दिया, वो क्या होता है, वो सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए हो सकता है, वो 35 के अधीन आ सकता है। लेकिन अगर वही बात करो, तीन दोस्त ने क्या किया, आपस में झगड़ा हो गया, लेकिन झगड़ा तीन दोस्तों का किसी चौथे व्यक्ति के साथ एक झगड़ा हो जाता है, तो वे तीन मिलकर किसी एक को पीटते हैं, लेकिन पीटते समय उनको पता है कि इसको चोट लग जाएगी। तो इस प्रकार धारा 35 अपराध का पूर्व ज्ञान होने के साथ साथ अपराध का पूर्व ज्ञान था उनको कि इसको पीटने से चोट लग जाएगी, तो फिर भी वो कारित होता है, तो धारा 35 में सम्मिलित हो जाएगा। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, इसमें क्या होगा, तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें आपराधिक ज्ञान मुख्य लाइन यही निकलती है धारा 34 में डिफेंस में, 34 में 35 में जो डिफेंस करेगी, इसमें आपराधिक ज्ञान पूर्व में पता रहते हुए साथ देने के लिए आपराधिक माना जाएगा। आपराधिक माना जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, अपराध का पूर्व में ही ज्ञान होगा। यानी कि अगर मैं ए की मदद कर रहा हूं और मुझको मदद करने से पहले पता होगा कि ए के द्वारा कृत्य आपराधिक है, तो साथ देने वाला व्यक्ति भी अपराधी होगा। यानी कि धारा 35 भी सामूहिक उत्तरदायित्व आपके ऊपर अध्यारोपित करती है, या सामूहिक उत्तरदायित्व का कर्तव्य बनाती है आप सभी के ऊपर। चलिए, कट रहा है क्या थोड़ा, कोई नहीं, चलिए अब ठीक है, देख रहा हूँ। तो धारा 34 और 35 के डेफिनेशन आपके सामने है। धारा 34 के तत्व मैंने लिखवा दिए। अब धारा 35 के तत्व की अगर हम बात करें, धारा 35 के तो तत्व का आप सभी समझ इस प्रकार लिख लीजिए। धारा 35 के तत्व आपका वही आपराधिक कृत्य होना चाहिए, दूसरा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित कृत्य होना चाहिए। तीसरा सामान्य आशय अनिवार्य नहीं, शारीरिक रूप से आसपास अनिवार्यता नहीं, शारीरिक रूप से आसपास होना अनिवार्य नहीं। पांचवा आपराधिक पूर्व ज्ञान होना चाहिए। तो ये इसके तत्व है। अगर हम तत्वों की तुलना करें 34 में 35 के सब, तो आपराधिक कृत्य तो दोनों हो गए, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा दोनों किए जाएंगे, लेकिन सामान्य आशय होना इसमें अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। दूसरा, ये शारीरिक रूप से भी आसपास होने चाहिए, यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन नहीं है। पांचवी बात करते हैं, इन्हें आपराधिक पूर्व ज्ञान की परिकल्पना नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपराधिक पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य है। धारा 34 व 35 में मुख्य डिफरेंस ये ही है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू दोनों धारा स्पष्ट कराते हैं आज।
अगर बात की जाए धारा 34 व 35 दोनों बहुत ही समान धाराएं होती है, बहुत ही महीन इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन ये विभेद आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे कैसे धारा 34-35 में बदल जाती है और कैसे धारा 34-35 में आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी अध्यारोपित हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल के ऊपर आप समझेंगे, लेकिन ये केस की प्रगति के ऊपर डिपेंड करता है कब धारा 34 लगानी है, कब धारा 35 लगानी है। धारा 34 व 35 आसान धाराएं नहीं होती। अगर हम कानूनी अधिकारी की बात करें जो धारा 34 व 35 अध्यारोपित करते हैं, वो काफी सटीकता के साथ उस केस को स्टडी करने के बाद ही धारा 34 व 35 लगाई जाती है। लेकिन अगर कोई कानूनी अधिकारी धारा 34 व 35 लगाने में कामयाब हो जाता है तो वो सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित करके समान सजा दिलाने में संभव हो जाता है। तो समान सजा देने के लिए धारा 34 व 35 बनाई गई। लेकिन धारा 34 से लेकर 38 तक जितनी भी ये धारा आती है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित ही धारा मानी जाती है। चलिए, आप ये सब समझ गए होंगे। थोड़ा सा बाहर की तरफ से भी साउंड ज्यादा आ रहा होगा, कल की क्लास में ये साउंड आना बंद हो जाएगा क्योंकि थोड़ा कार्य अभी करना बाकी है। और दूसरा, इस समय काफी चहलकदमी बन जाती है हमारे स्टूडियो के आसपास, जिस बाहर निकलते हैं तो उसकी साउंड नहीं रोक पा रहे हैं हमारा स्टूडियो। लेकिन कल से हम टाइम थोड़ा चेंज करेंगे। पहले ये क्लास लिए गए सुबह के समय, तो उस समय काफी शांत माहौल यहाँ पर रहता है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल के थ्रू इन धाराओं को समझते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, 2 मिनट से ज़्यादा का समय आपको मिल गया है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे धारा 34 और 35 में डिफरेंस का। पढ़ने में काफी मुश्किल हो जाती है ये दोनों धाराएं, इनमें विभेद करना काफी मुश्किल हो जाता है। केसों के द्वारा ही आप इन दोनों धाराओं में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो केस स्टडी को जरा ध्यान से देखना भी। अगर हम एक केस बनाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझिए क्या केस बनाते हैं। एग्जाम्पल ABCD, ये क्या है, 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त क्या करते हैं, बैंक में चोरी करने का इरादा बनाते हैं। तो पहले तो यहीं पर ही समझना, क्योंकि चारों दोस्तों ने एक समान आशय बना लिया, एक समान इरादा बना लिया चोरी करने का। तो ये जो इरादा बनाया गया है चोरी करने का, इसको कहा जाएगा सामान्य आशय। अब चोरी करने के लिए ये क्या करते हैं, चोरी करने के लिए कार्यों का ये बंटवारा कर देते हैं। इनमें से होता क्या है, BCD, हमने मान लिया ये BCD क्या करते हैं, बैंक के अंदर, यहाँ पर बैंक नहीं, एक केस ही पढ़ लेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखे यहाँ पर, ये क्या करते हैं, ABCD पोस्ट ऑफिस में चोरी करने का एक इरादा बनाते हैं, सामान्य आशय बनाते हैं, जिसमें से BCD क्या होता है, BCD बैंक पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर चोरी करने के इरादे से प्रवेश करते हैं, चोरी करने के आशय से जाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो क्या होता है, पोस्ट मास्टर, पैसा चुराने में हत्या हो जाती है। तो अब इसका जो ये ए क्या था, बाहर रहकर पोस्ट ऑफिस के बाहर रहकर बी, सी व डी को सूचनाएं पहुंचाता है। तो अब जो यहां पर केस बनेगा,
इसका जो निष्कर्ष होगा ABCD को धारा 34 के अधीन हत्या का दोषी माना जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा ये अभी हम समझाते हैं आपको। हुआ क्या, ABCD चार दोस्त होते हैं, वो चारों योजना बनाते हैं किसकी, चोरी करने की पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए BCD सबसे पहले तो सामान्य आशय इनका हो ही जाता है, क्योंकि चारों इकट्ठा एक योजना बनाते हैं चोरी करने की। तो सामान्य आशय तो यहाँ पर बन गया, लेकिन BCD अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के चोरी करने के लिए, जैसे पोस्ट मास्टर के साथ छीना झपटी होती है, तो छीना झपटी में उसको गंभीर चोटें आ जाती है जिससे वो मर जाता है। यानी कि BCD तो सीधा सीधा हत्या का आरोपी हो गई। इनमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो हत्या के आरोपी 100% माने ही जाएंगे। लेकिन A को भी हत्या का आरोपी क्यों माना जाएगा? जबकि ए यहाँ पर दलील दे सकता है कि साहब मैं तो अंदर गया ही नहीं, मैंने तो छीना झपटी की ही नहीं, तो इसलिए इसे धारा 34 यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। धारा 34 के द्वारा इसको भी हत्या के आरोप में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि धारा 34 कहती है सबके सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए किया गया कृत्य है। यानी कि इनका सामान्य आशय क्या था, चोरी करने का। चोरी करने का इनका सामान्य आशय था, और इसी सामान्य आशय की पूर्ति के लिए ए बाहर से सूचनाएं प्रदान कर रहा था। इसलिए ए को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि ये सूचनाएं प्रदान कर रहा था। अब सूचनाएं प्रदान कर रहा था कि साहब, तो यहाँ पर दलील भी दी जा सकती है ए की तरफ से, आप मुझको चोरी की सजा दे दीजिए, मुझे हत्या की सजा क्यों दी जा रही है, क्योंकि हत्या में तो मैं शामिल था ही नहीं, और न ही मेरा पूर्व नियोजित आशय था कि हत्या करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, धारा 34 व्याख्यान करती है किसका, सामान्य आशय का। अब जरा ध्यान से समझना, सामान्य आशय का। अब सामान्य आशय पे अगर हम बात करें, हमने बताया था ये हो सकता है आपका पूर्व नियोजित और दूसरा तात्कालिक। अब क्योंकि ए के द्वारा दलील दी गई कि ये पूर्व नियोजित था, ये हत्या पूर्व नियोजित थी, तो आपका आंसर होगा हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। यानी कि इन्होंने केवल पूर्व नियोजित जो की गई थी वो चोरी के लिए किया गया था। सामान्य आशय जो बना था चोरी के लिए बना था। लेकिन अब एक कंडीशन आ जाती है तात्कालिक, क्योंकि छीना झपटी इन सभी के सामान्य आशय को बढ़ा रही थी। इनको पता था कि छीना झपटी आपको करनी पड़ेगी पोस्ट मास्टर के साथ, तो छीना झपटी इनका आशय था, जिसको बढ़ाने के लिए मतलब छीना झपटी इनका आशय हो जाएगा। पूर्व नियोजित था वो, अपने सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए इनको पता था आपको अंदर जाकर छीना झपटी करनी होगी। उस छीना झपटी में ही पोस्ट मास्टर को चोटें आती है, जिसके कारण वो मर जाता है। इसलिए सबका सामान्य आशय बढ़ाने के लिए तात्कालिक कारण बन जाता है, इसको कहा जाता है तात्कालिक आशय के कारण हत्या। तात्कालिक आशय की पूर्ति के लिए हत्या। इसलिए ए को भी आरोपी बनाया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे ए को हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। और इस केस का नाम भी लिख लीजिए, ये एग्जांपल जो था इस केस का नाम था यहाँ पर हाँ, इस केस का नाम यहाँ पर हो जाएगा वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस राजा शासन 1924 का ये केस था। ए इसमें क्या था, वरेंद्र कुमार घोष था। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में जो ए दिया है नाम, उसका ही नाम था वरेंद्र कुमार घोष। वरेंद्र कुमार घोष दावा करते हैं अपनी चोरी की सजा के लिए, लेकिन धारा 34 उन्हें चोरी की सजा न देकर हत्या की सजा देती है। तो ये केस था यहाँ पर, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है।
अब आप समझ गए होंगे धारा 34 किस प्रकार सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। सामान्य आशय इस प्रकार समझ सकते हैं आप, सामान्य आशय पूर्व नियोजित भी हो सकता है, पूर्व नियोजित तो इनका था ही, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सामान्य आशय हत्या, हत्या की दृष्टि से, अगर हम बात करें सामान्य आशय की हत्या की दृष्टि से, तो हत्या की दृष्टि से सामान्य आशय पूर्व नियोजित नहीं था। क्या होता है हत्या की दृष्टि से सामान्य आशय आपका बन जाता है पूर्व नियोजित, पूर्व नियोजित नहीं था, जो तात्कालिक कारण बनता है हत्या की दृष्टि से सामान्य आशय। तो दोनों प्रकार के सामान्य आशय हमने यहाँ पर पढ़ी, एक तो पूर्व नियोजित जो चोरी करने के लिए जाते हैं, एक सामान्य आशय हो जाता है हत्या का, जो पूर्व नियोजित आशय को बढ़ाने के क्रम में ही तात्कालिक कारण बनता है। चलिए तो इसको नोट करना है, वो नोट करिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं धारा 34 व 35 के द्वारा। लेकिन धारा 34 व 35 अगर हम बात करें, धारा 34 35 की अगर हम इसी केस में बात कर लेते हैं, चलिए 1 मिनट समझ लेते हैं यहाँ पर धारा 35 क्यों नहीं यहाँ पर लगाई गई। तो अगर हम बात करें चोरी करने का सामान्य आशय यानी कि इरादा, जबकि धारा 35 क्या कह रही है, धारा 35 कहती है आपराधिक पूर्व ज्ञान। तो क्या उन्हें नहीं पता था चोरी करना आपराधिक पूर्व ज्ञान है? तो सबसे पहले कंडीशन तो यही आ जाती है, उन्हें पता तो होगा ही, ऐसा कोई नहीं होता जिसे नहीं पता होता है चोरी करना आपराधिक है या नहीं है। तो माना जा सकता है कि उनको पूर्व ज्ञान था चोरी का। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपराध हो जाता है वो हो जाता है हत्या का। चोरी करने में एक यहाँ पर बच सकता था, एक क्या दलील, अगर धारा 35 यहाँ पर लगाई जाती तो धारा 35 में ए यहाँ पर कह सकता था कि मैं 35 तीनों के ऊपर तो लग जाएगी बीसीडी के द्वारा, लेकिन ए पर पारित नहीं होगी। क्यों पारित नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर वरेंद्र कुमार घोष दलील दे सकता है साहब मैंने तो केवल चोरी करने का ही पूर्व नियोजित कृत्य बनाया था, हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जबकि धारा 35 नहीं बता पाएगी कि इन्होंने हत्या की साजिश की थी या नहीं की थी। लेकिन धारा 34 इसको लपेट लेगी हत्या के मामले में। क्यों लपेट लेगी? क्योंकि ये सामान्य आशय को बढ़ाने के क्रम में तात्कालिक कारण बना देती है। छीना झपटी का जो क्रम बनता है वो तात्कालिक हत्या का कारण बन सकता है। तो इसी प्रकार धारा 35 के बजाय धारा 34 यहाँ पर लगाना ज्यादा उपयुक्त माना जा सकता है, जो कि सभी को समान सजाएं दिलाने में संभव है। अगर 35 का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा धारा 35 का, तो केवल 3 के द्वारा तो हत्या की सजा मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ए हत्या के मामले से बाहर निकल जाएगा, उसको सजा मिलेगी चोरी करने की। अगर यही धारा 35 के द्वारा इस पर मुकदमा चलाया जाता तो धारा 35 केवल इसको चोरी करने की सजा ही दे पाती। तो इसीलिए इन दोनों धाराओं में काफी छोटा डिफरेंस होता है। जो अपने सामान्य जो इनके मामले बनते हैं उन मामलों में अपनी अपनी महत्ता के आधार पर यह प्रयोग की जाती है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा फिर से समझने की कोशिश करते हैं धारा 34 व 35 को। आपने समझ लिया धारा 34 लगाना यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। वही अब समझते हैं धारा 35 महत्वपूर्ण, यानी कि धारा 35 और 34 में एक और विभेद। चलिए ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल के तो फिर से समझते हैं। फिर से 4 दोस्त लेते हैं, 3 दोस्त लेते हैं। चलो इस बार ए बी सी, ये क्या होते हैं? 3 दोस्त होते हैं। ये सार्वजनिक स्थान पर घूमने जाते हैं। वही इन तीनों दोस्त का सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार से मुझे तीनों दोस्त का ना कहकर सी का विवाह विवाद पड़ोसी डी से हो जाता है। डी से हो जाता है
तो अब इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे तीन दोस्त कहीं पर घूम रहे हैं, उनका पड़ोसी डी है जो भी वहां पर बैठा हुआ है, तो दो पड़ोसियों की आपस में कहासुनी हो जाती है, यानी कि दोनों पड़ोसियों के मध्य विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद ये क्या होते हैं, सार्वजनिक स्थान से वापस घर लौट जाते हैं। दोनों पक्ष वापस घर लौट जाते हैं, लेकिन लौट जाने के बाद अब क्या होता है, सी जरा इस विवाद को दिल पर ले लेता है, या सी को बेइज्जती अपनी महसूस होती है। तो घर लौटने के बाद अब क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी तीनों दोस्त डी को पीटने का आशय बनाते हैं। यानी कि यहां पर इरादा बनाया गया कि हम डी को पीटेंगे। तो डी को पीटने के लिए क्या होता है, ए बी सी द्वारा डी को पीटने के लिए धारदार हथियार का चुनाव किया जाता है। धारदार हथियार का चुनाव किया जाता है, जिस कारण डी की मृत्यु हो जाती है। डी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इस धारदार हथियार के चुनाव के कारण डी की मृत्यु हो जाती है। अब जो यहां पर निष्कर्ष हम निकालेंगे वो निष्कर्ष क्या होगा, ए बी व सी तीनों को धारा 35 के अधीन हत्या का दोषी माना जाएगा। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ए बी सी तीन दोस्त होते हैं जो घूमने के लिए सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, जहां पर इन सी का विवाद अपने पड़ोसी डी से हो जाता है। और डी क्या होता है, डी सी यहाँ पर घर वापस ए बी सी वापस लौट जाते हैं, लेकिन लौटने के बाद इनको सी को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, या अपनी जो है बेइज्जती के कारण ये क्या होता है, दिल पर ज्यादा ले लेता है मामले को, और ये योजना बनाता है ए व बी के साथ कि हम डी को पीटेंगे। लेकिन पीटने के लिए जिस प्रकार यहाँ पर चुनाव किया गया वो धारदार हथियारों का यहाँ पर ये चुनाव करते हैं, क्योंकि धारदार हथियारों के इस्तेमाल के कारण डी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए तीनों को हत्या का दोषी माना गया। अब जो यहाँ पर दलील बन सकती है उन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो दलील बन सकती है धारदार हथियार ये क्यों हो जाए, उससे पहले समझ लेते हैं सामान्य आशय। यहाँ पर कहा जाएगा धारा 34 के द्वारा क्यों नहीं लगाएंगे, धारा 34 के द्वारा, क्योंकि धारा इसमें सामान्य आशय का तो यूज हो रहा है, सामान्य आशय, लेकिन सामान्य आशय धारा 34 का तत्व है, धारा 34 भी लगा सकते हैं। धारा 34 भी इन तीनों को सम्मिलित रूप से हत्या का ही दोषी ठहराएगी, क्योंकि सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमें धारा 35 के क्रम में इस केस को समझना है, इसीलिए धारा 35 के द्वारा हम यहाँ पर ये इसकी स्टडी करा रहे हैं। धारा 34 भी इसको सामान्य सजा देगी, क्योंकि सबका सामान्य आवश्यकता पीटने का, लेकिन पीटने के में हत्या नहीं हो सकती थी। हत्या हुई किसकी वजह से, धारदार हथियारों की वजह से। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो सामान्य आशय है पूर्व आपराधिक ज्ञान माना जाएगा। ये जो पीटने का सामान्य आशय था इसको कह सकते हैं हम पूर्व आपराधिक ज्ञान। ये था आपका पूर्व आपराधिक ज्ञान, क्योंकि अगर हम किसी को पीटने जा रहे हैं तो हमको पूर्व आपराधिक ज्ञान है कि उसको चोट आएगी, इसलिए सामान्य आशय यहाँ पर पूर्व आपराधिक ज्ञान से परिपूर्ण होता है। एक तो ये धारा 35 के द्वारा इस केस को मोड़ देती है, क्योंकि आपराधिक पूर्ण ज्ञान हो जाता है। पहले में भी आपराधिक पूर्ण ज्ञान था चोरी का, लेकिन वहां पर धारा 35 के इस्तेमाल से ए बच जा रहा था, वरिंद्र कुमार घोष। लेकिन यहाँ पर धारा 35 इस सभी को लपेट लेगी, क्योंकि यहाँ पर धारदार हथियार का टर्म यूज किया गया, धारदार हथियार। और आप जानते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति की पिटाई करने के लिए
पिटाई में धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं होता। अतः धारदार हथियार यूज किया जाता है हत्या कारित करने के लिए। हत्या कारित करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे, अगर हम किसी के साथ विवाद है, किसी लड़ाई में हम जा रहे हैं, किसी को पीटने के लिए जाते हैं, तो हम लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हैं। वे धारदार हथियार की श्रेणी में नहीं आते, वे चोट दी जाती है, हालांकि वो भी अपराधी है लाठी डंडे चलाना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, लाठी डंडों का ना चुनाव करके धारदार हथियार का चुनाव कर लिया गया, और धारदार हथियारों के चुनाव के कारण माना गया कि इनका पूर्व नियोजित आपराधिक कृत्य है, इनको पूर्व नियोजित इन्होंने कर लिया था कि हम उसको मृत्युकारित करेंगे। इसलिए धारा 35 यहाँ पर उपयुक्त हो जाती है, क्योंकि आपराधिक पूर्व ज्ञान उन्हें था कि धारदार हथियारों के इस्तेमाल से डी की मृत्युकारित होना अनिवार्य हो सकती है। अनिवार्य है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जा सकता है कि धारदार हथियारों के इस्तेमाल से डी की मृत्युकारित होना संभव है। तो इस प्रकार यहाँ पर धारा 35 लगाई जाती है। लेकिन इस केस को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। एबीसी का एक दोस्त और मान देते हैं ई, एक अन्य दोस्त ई, जो कि कहां पर निवासी है, ये निवासी है गांव में, ये रह रहे हैं, ये है ई गांव में रहता है, जबकि ये शहर में है। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से पास पास नहीं होंगे। अब क्या हुआ, अब इन तीनों का विवाद हो जाता है, जिसकी सूचना ये ई को फोन पर सूचना दी जाती है, फोन पर सूचना दी जाती है, तो ई भी सहमत हो जाता है लड़ाई के लिए। अब यहां पर नोट डालकर लिखना, ई की दृष्टि से निष्कर्षण अब जो बनाएंगे हम ई के दृष्टिकोण से, अगर हम ई के दृष्टिकोण से क्या लगाते हैं, धारा 34, यानी कि इस केस पर हमने धारा 34 लगाकर हम ई का दृष्टिकोण जानते हैं। तो धारा 34 जैसे ही हम लगाएंगे, क्योंकि धारा 34 कहती है पूर्व आशय होना चाहिए। पूर्व आशय क्या था, उसकी पिटाई करने का था। चलिए यहां तक ठीक है। पिटाई करते समय तात्कालिक आपका आशय बन जाता है धारदार हथियारों का इस्तेमाल। तो तात्कालिक आशय के कारण धारा 34 क्या करेगी, धारा 34 ए बी सी को हत्या का दोषी, हत्या का दोषी, क्योंकि तात्कालिक कारण बन जाता है, तात्कालिक कारण क्या हो जाता है, यूज होता है धारदार हथियार। ठीक है, या इस प्रकार लिख ही देते हैं, धारदार हथियार। वही अगर हम इस केस में धारा 34 ई को क्या करेगी, ई को क्या ई को सजा देगी, ये ई को सजा नहीं देगी, क्योंकि ई यहाँ पर बच जाएगा। ई कहेगा कि मुझको केवल इतना ही पता था, मुझको नहीं पता था, यानी कि सामान्य आशय में मैं इनके धारा 34 में शामिल नहीं हुआ पिटाई करने के लिए, ना मैंने सहमति दी कि मैं पिटाई करने के लिए जा रहा हूँ या आपको जाना चाहिए, या मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप उसकी पिटाई कीजिए। तो केवल अगर हम यहाँ पर ई को सजा दिला पाएंगे, मारपीट की, धारा 34 केवल इसको मारपीट की सजा दे पाएगी, न कि मृत्यु, क्योंकि वो कह देगा कि मुझको पता तो था कि ये पीटने के लिए जा रहा है और मैंने सहमति भी दी थी कि आपको उसकी पिटाई करनी चाहिए, लेकिन हथियारों के चुनाव में मैं सम्मिलित नहीं था। इसने ये कहकर बच जाएगा कि मैंने कहा था कि लाठी डंडों का चुनाव कीजिए और उसको लाठी डंडों से छोटी मोटी चोट दे दीजिए। तो यहाँ पर इसके बचने के चांस बन जाते हैं ई के। लेकिन वही अगर हम ई पर अध्यारोपित करते हैं धारा 35, धारा 35 क्या करती है, ए बी सी को हत्या का तो दोषी देगी, लेकिन जो ई होगा, ई को भी हत्या का दोषी मानेगी।
अब क्यों मानेगी वो समझ लेते हैं। जैसे ही हमने कहा धारा 35 क्या होती है, आपराधिक पूर्व ज्ञान। ई को पूर्व ज्ञान था, फोन पर बात हो चुकी थी कि उसकी पिटाई करनी है। पिटाई करने के लिए वो साबित हो जाता है, पिटाई करने के लिए वो कहते हैं, सी कहता है कि हम क्या लेकर जाए, ये कह देता है तलवार चाकू लेकर जाइए, धारदार हथियार लेकर जाइए, या फिर वो कह देता है लाठी डंडा भांजिए, सिर पर मारिए, मृत्युकारित करने की संभावना बन जाती है, यानी कि धारा 35 इसको लपेट लेगी। तो धारा 35 इसलिए यहाँ पर आसान हो जाती है क्योंकि सभी को ये सम्मिलित रूप से हत्या के दोषी ठहराएगी, तो इसलिए होता है। तो धारा 34 में अगर हम बात करें, धारा 34 मुख्य रूप से इस क्रम में इस्तेमाल की जाती है क्या, जो कि सभी को समान सजा दिलाने में सफल हो पाए। अगर यहाँ पर धारा 34 पूर्ण रूप से सफल हो जाती ई को भी सम्मिलित करने के लिए हत्या के मामले में, तो हम यहाँ पर धारा 34 का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन धारा 34 की वजह से ई छूट जा रहा था, केवल मारपीट की उसको सजा मिल पा रही थी, तो ई को लपेटने के लिए हम धारा 35 का यूज कर सकते हैं। इससे पुराने केस में ए बच जा रहा था धारा 35 के कारण, यहाँ पर बच जा रहा है ई किसके कारण, धारा 34 के कारण। तो ये केवल केस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि धारा 34 पर्याप्त है कि धारा 35 पर्याप्त है। लेकिन हम केस की प्रकृति के आधार पर ही फैसला ले पाएंगे, धारा 34 लगाना उपयुक्त होगा कि धारा 35 लगाना उपयुक्त होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे इन केसों के द्वारा। चलिए, और इस केस का नाम भी लिख लीजिए, ये है धुरीवाद, इसको कहा जाता है धुरीवाद। चलिए, ठीक है, फिर धारा 34 और 35 में आप डिफेंस कर पाए होंगे। मिलते हैं फिर कल के सेशन में। कल हमारी क्लास थोड़ी जल्दी होगी, तो जल्दी आप सभी आ जाना। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में हम जो चर्चा करेंगे सम्मिलित रूप से 36, 37, 38 तीन धाराएं सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, और तीनों धाराएं हम एक सेशन में ही समाप्त करेंगे। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।